बात नहीं। मैं हमारे आज के जो गेस्ट है उद्घाटन सत्र के, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय मान्यवर डॉक्टर उमेश चंद्र जी गौड़ सर, आप साथियों, पॉलिटिकल पावर के बगैर हमारी समस्या हल नहीं होगी। ये आज के उद्घाटन पर भाषण पर मान्यवर बोरकर साहब ने हमें अपने संवैधानिक और सामाजिक और आर्थिक रूप में जितनी भी समस्याएं रूबरू कराया। धन्यवाद सर। और इनके बाद मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट मान्यवर डॉक्टर GS कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा समाज, अखिल भारतीय पिछड़ा समाज एसोसिएशन, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और हमारे सभी साथियों को अवगत कराए। मान्यवर डॉक्टर कश्यप सर। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, साथ ही इस दबे कुचले वंचित समाज में, मूल निवासी समाज में जन्मे सभी संतों और गुरुओं को नमन करते हुए, आज की कार्यक्रम के उद्घाटक परम सम्मानित परम आदरणीय बीडी बोरकर साहब, आज के प्रस्तावना रखने वाले प्रस्तावक जी डॉक्टर अशोक मौर्य जी और सफल संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित परम सम्मानित डॉक्टर इंजीनियर उमेश चंद्र गौड़ जी, और सामने बैठे हुए क्रांतिकारी मूल निवासी समाज के साथियों, सभी को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। और मुझसे पहले हमारे मार्गदर्शक आदरणीय बीडी बोरकर साहब ने पॉलिटिकल पावर की आवश्यकता है, और मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। मैं ले जाना चाहता हूं आप लोगों को, यह पॉलिटिकल पावर कैसे मिलेगी, और बाबा साहब के द्वारा दी गई चेतावनियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वॉल्यूम 10 है बाबा साहब के संपूर्ण वांग्मय का, खंड 10। वहां पर बाबा साहब ने 3 चेतावनियां हम लोगों को दी है। उन्होंने बताया कि संसार के, पहला सवाल, पहली चेतावनी, कि संसार के बहुत सारे लोग, बड़े बड़े एक्टिविस्ट से लेकर के और बहुत ही जानकार लोग ये मानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और बाबा साहब ने कहा भी है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने भी कही है कि संसार में अधिकांश लोगों का मानना है, बहुसंख्यक लोगों का मानना है कि शिक्षा के द्वारा सभी प्रकार के भेदभाव और असमानता को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर बाबा साहब सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है, केवल शिक्षा ही एक ऐसा साधन नहीं है जिससे सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा के कुछ निहित स्वार्थ होते हैं, जैसे ब्राह्मणों के बच्चे, बीवी, उनके सभी मेंबर्स पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा अछूतपन का व्यवहार उन्हीं के घरों में होता है। यदि शिक्षा से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता तो पढ़ी लिखी फैमिली अनटचेबिलिटी को दूर करके फेंक देती, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थ का मतलब
किसी को सस्ते लेबर चाहिए, कोई उच्च शिक्षित है, कोई निम्न शिक्षित है। तो इस तरह से जो है भेदभाव का स्तर जो है वहां से खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब शिक्षा भी हमें पूर्ण रूप से सभी समस्याओं के समाधान को नहीं दे सकती। दूसरी चेतावनी बाबा साहब देते हैं, वो कहते हैं कि भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी गरीब और कमजोर लोग हैं। तो कहते हैं कि जो खासकर भारत के संदर्भ में उन्होंने बताया कि अधिकांश लोगों का मानना है कि कोई मसीहा आएगा और हमारी सब समस्याओं का समाधान करेगा, कमजोर लोगों को वो बल देगा और जो सबल लोग हैं उनके हाथ में से सत्ता छीन करके आपके हाथ में दे देगा। ऐसा पढ़ाया भी जाता है, दर्शन में भी पढ़ाया जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि वो मसीहा ना तो आया, ना आएगा और ना आने वाला। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर भी हमारी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं है। उसके बाद तीसरा सवाल उठाते हैं बाबा साहब। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत में सर्वहारा क्रांति होगी। और ये सर्वहारा क्रांति क्या होगी? जिसमें अमीर और गरीब के बीच की खाई खिंचेगी। सारे अमीर एक तरफ हो जाएंगे और गरीब एक तरफ हो जाएंगे। तो जब गरीबों के अंदर चेतना जागृत होगी तो गरीबों के हाथ में सत्ता होगी और अमीर लोग जो है पीछे हट जाएंगे। गरीबों के पास हाथ में सत्ता होगी, मजदूर के हाथ में सत्ता होगी। इस तरह की बात वो कहें। बाबा साहब कहते हैं कि भारत में यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण का गरीब से गरीब व्यक्ति जो अपने नाक से मक्खी भी नहीं उठा सकता, वो भी SC ST OBC के IAS PCS DM और कलेक्टर को उसी हैसियत से देखता है जैसे देखता आया है। तो यदि वो गरीब है और ये पढ़ा लिखा IAS PCS भी है, दरोगा है, फिर भी कहता है हरिजन जात का दरोगा है, जज जो है चमार जाति का है, प्रोफेसर मल्लाह जाति का है, तो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति उच्च वर्ग का इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। तो कहते हैं कि जो है इस तरह से गरीब और अमीर के बीच की खाई नहीं हो सकती, जो मार्क्सवाद को लोग बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्क्स से बताए रास्ते पर चलना है, सर्वहारा क्रांति होगी, गरीब एक तरफ होंगे और अमीर एक तरफ होंगे, तो गरीबों के हाथ में सत्ता होगी। तो बाबा साहब कहते हैं कि यहां भी हमारे पास कोई समाधान नहीं है। जब तीनों जगह समाधान नहीं, तो समाधान कहां है, जिसकी चर्चा मान्यवर बोरकर साहब ने भी किया है। उन्होंने कहा सभी समस्याओं का समाधान है, हमें शक्ति अर्जन करना होगा। और शक्ति कैसी? वो राजनीतिक शक्ति। और वो राजनीतिक शक्ति कैसी? जो ग्रास रूट पर आधारित है। अभी बोरकर साहब ने कहा कि ये जो यहां पर जो बैठे हुए लोग हैं, मूल निवासी संघ और बामसेब के जो लोग हैं, वो सुपर स्ट्रक्चर के लोग हैं, ये ग्रास रूट पर मैसेज जाना चाहिए। तो कहते हैं कि ग्रास रूट पर आधारित एक शक्ति का निर्माण करना होगा, और वो शक्ति किसी काम की नहीं है, वो राजनीतिक सत्ता शक्ति किसी काम की नहीं है जिसमें बहुमत के लिए किसी अपर कास्ट के व्यक्तियों का मुंह देखना पड़े। तो इस तरह की राजनीतिक सत्ता की बात बाबा साहब करते हैं। और ये क्या 70-72 सालों में हम लोग कर पाए? अभी तक हम नहीं कर पाए। बोरकर साहब ने भी सवाल पूछा था कि जिम्मेदारी किसकी है, तो मैं भी यही कहता हूं कि जिम्मेदारी हमारी ही है और हमारी ही बनती है। हमें ही उस ग्रास रूट पर आधारित राजनीतिक सत्ता का निर्माण करना होगा और उसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। ये बात यहां पर इसलिए कहने की आवश्यकता है क्योंकि सवाल इसी बात का है कि यदि हमारी सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान अगर कहीं नहीं होगा, तो राजनीतिक सत्ता हासिल करने में, पॉलिटिकल पावर हासिल करने में, वो भी कैसी, जो ग्रास रूट पर आधारित होगी, तभी संभव हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। अब ये मैं बताना चाहता हूं, ये होगा कैसे? ये संगठन का जाल भी बढ़ेगा,
मैं यहां पर भी उस बात का उदाहरण देना चाहता हूं, सयाजी राव गायकवाड़ का 1919 का भाषण। उन्होंने कहा, जापान का उदाहरण देते हुए उस भाषण, कि जापान में भारत जैसी सामाजिक व्यवस्था थी, लगभग मिलती जुलती। जैसे भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, 4 प्रकार के वर्ण हैं, कुछ इसी तरह के मिलते जुलते जापान में भी हैं। और उन्होंने बताया जापान में दमिया जो यहाँ के ब्राह्मण के बराबर, समुराई यहाँ के क्षत्रिय के बराबर, कॉमन फाल यहाँ के ओबीसी के बराबर, और ईटा यहाँ के अनटचेबल अछूतों के बराबर। तो दमिया, समुराई, कॉमन फाल और ईटा, ये 4 प्रकार के लोग जापान में पाए जाते हैं। और देश के जितने भी साधन और संसाधन, संपत्ति है और सत्ता है, वो दमिया और समुराई लोगों के हाथ में है, हाथ में थे। तो दमिया लोगों की संख्या सैकड़ों में थी, समुराई लोगों की संख्या हजारों में थी, कॉमन फाल और ईटा जो है करोड़ों में थे। तो जब उनके अंदर बौद्धिक क्रांति आई, ईटा और कॉमन फाल के अंदर, यानी बैकवर्ड, यानी ओबीसी समझिए, कॉमन फाल और ईटा लोगों के अंदर जब चेतना जागृत हुई, और चेतना जागृत करने में किनका योगदान है? जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोग गए और उन्होंने कॉमन फाल और ईटा को समझाया कि सारी धन दौलत संपत्ति दमिया और समुराई के हाथ में है, आप लोगों का क्या रोल है? तो दमिया और समुराई के अंदर उस तरह का भय होने लगा। जब कॉमन फाल और ईटा लोगों में चेतना जागृत हुई, संगठित होने लगे, तो उस चेतना को देख करके दमिया और समुराई लोग भयभीत होने लगे। तो उनकी संख्या कम होने के कारण उन्होंने कहा, यदि कहीं ऐसा ना हो, कॉमन फाल और ईटा लोग यानी अछूत और बैकवर्ड लोग मिलकर के कहीं हमारा खात्मा ना कर दे, उससे पहले हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक कॉमन बैठक बुलाई। उस बैठक में कहा, ये रही आपकी संपत्ति, ये रहा आपका राजपाट, इसे जैसे चाहो ऐसे इसका उपयोग करो, और जो है हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। जापान की ऐसी क्रांति है जिसे बहुत ही अच्छी क्रांति के नाम से जाना जाता है, वैचारिक क्रांति पर आधारित है। तो कहने का मतलब है कि दमिया और समुराई भयभीत होकर के सत्ता, संपत्ति, साधन जितने भी थे वो सब कॉमन फाल और ईटा के हाथ में दे देते हैं, और सत्ता उनके हाथ में आती तो एक क्रांति होती है। तो ये उदाहरण उन्होंने 1919 में दिया था, 1918 में, और आज जो है 2018 भी चला गया, 100 साल का समय हो गया उसको। तो भारत में जो अछूत यानी शेड्यूल कास्ट के लोग और शूद्र और अति शूद्रों को एक करने की दृष्टि से उन्होंने ये भाषण दिया था। यदि इस देश के शूद्र और अति शूद्र एक हो जाए तो ठीक ऐसा ही होगा जैसे जापान में हुआ था। तो वो उस समय उदाहरण दे रहे थे कि यदि इस देश के शूद्र और अति शूद्र जापान की तरह अगर एक हो जाते हैं, आपस में एकता स्थापित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी वही स्थिति होगी। उस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बीच में भय का माहौल पैदा हो जाएगा और हम सब लोग आजाद हो जाएंगे। मगर 1919 से लेकर के और 2019 तक भी चला गया, 2021 भी है, हम लोगों ने उस चेतावनी को ध्यान नहीं दिया। यदि हम चाहते हैं, यहाँ पर बताने का मकसद इसी बात का है, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों में फुले अंबेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लोग तो अंबेडकरी विचारधारा को ठीक से समझते भी हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि ओबीसी के लोगों में अभी जो है कुछ ओबीसी के लोग आने लगे हैं, मगर उतने नहीं आने लगे जितने आने चाहिए थे। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों में फुले अंबेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, और ये जो है ग्रास रूट पर आधारित सत्ता हम लोगों को मिलेगी, तब हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान होगा। और एक और बात बता देना चाहता हूं,
अभी हिंदू राष्ट्र के बारे में बात हुई थी। बोरकर साहब भी कह रहे थे कि जो है हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए खतरा है, और है ही, सब लोग जानते हैं। आज 2015 से जब से संविधान दिवस की घोषणा किया था मोदी जी ने, तब से उसके जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सारे के सारे, उन क्रियाकलापों से ये पता चलता है कि जो है जो 15% के लोग हैं, SC ST OBC को दुश्मनों की हैसियत से देखते हैं, उनके हक अधिकारों को खत्म करने पर आतुर दिखाई देते हैं। और इसका मकसद जो है, अभी बताया बोरकर साहब ने कि संविधान को उन्होंने ठीक तरह से पालन नहीं किया, लेकिन आपने चर्चा किया था कि जो लेबर लॉ बाबा साहब ने बड़ी मशक्कत के बाद बनाए थे, उनको एक झटके में समाप्त कर दिया। साथियों, लेबर लॉ की कितनी उपयोगिता है, वो ये है कि जैसे वर्ण व्यवस्था में शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा करना था, और सेवा करने के लिए काम के घंटे भी तय नहीं थे, कितने घंटे सेवा करनी होगी, कितने समय सेवा करनी होगी, कितने उसकी मजदूरी मिलेगी, और कितने कई पीढ़ियां उसकी सेवा करेगी, ये बात निर्धारित नहीं थी। उसमें लिखा हुआ है कि शूद्र को सेवा के लिए किसी भी समय बुलाया जा सकता है, कितने भी घंटे काम लिया जा सकता है, उसके बदले में उसको जीविका के लिए, खाने के लिए बासी बची खुची रोटी उसको दी जा सकती है, उसको वाजिब मजदूरी भी नहीं दी जा सकती। इस तरह का वर्ण व्यवस्था में है। और इस सरकार ने इस कोरोना काल में सबसे पहले उन्हीं लेबर लॉ को खत्म किया जिनमें मिनिमम वेज एक्ट बना था, न्यूनतम मजदूरी एक्ट बना था, और काम के घंटे जो तय किए गए थे 12 घंटे उन्होंने इस समय बना दिया, नोटिफिकेशन नहीं निकला, और बाबा साहब ने 8 घंटे काम के बताए और उसकी वाजिब मजदूरी। तो इस तरह से जो है ना, मिनिमम वेज और मिनिमम टाइम्स ऑफ वर्किंग, इनको खत्म करके एक तरह से हमें फिर वर्ण व्यवस्था की ओर धकेलने का काम किया। भले हमें नहीं दिखाई दे रहा, उसका नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देगा, ये लेबर लॉ खत्म करने का दुष्परिणाम है। और सबसे बड़ी बात है ओबीसी के लिए, जो SC ST को संविधान लागू होने से ही उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिल रही थी, लेकिन ओबीसी के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली। और सबसे ज्यादा इस आजाद भारत के शासकों ने, इस स्वतंत्र भारत के शासकों ने सबसे ज्यादा घोर अत्याचार और अन्याय ओबीसी के लिए किया है। आज 52% आबादी को, 54% आबादी को 27% आरक्षण, और वो भी प्राइवेटाइजेशन करके खत्म करने की योजना बनाई हुई है। सब लोग जानते हैं, बोरकर साहब ने बहुत कुछ कह दिया, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर कहना चाहता हूं, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना काका कालेलकर के नाम से, जो 1953 में बना, और 55 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया, और उसके बाद जो है वह रद्द की टोकरी में डाल दी गई। उसके बाद दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना, 1979 में बना, 80 में रिपोर्ट आई, 90 तक 10 साल तक रद्द की टोकरी में धूल झांकती रही। उसके बाद 90 में लागू हुआ, 92 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, मगर क्रिमिलेयर के साथ। और ये क्रिमिलेयर दुधारी तलवार, दुधारी तलवार का मतलब है ये दोनों तरफ से काटती है। क्रिमिलेयर यानी जिनके पास पैसा है उसको तो कहा कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, पढ़ाई करने के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको कह रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों में आप लोग दाखिला ले लो। एक पैसा होते हुए पढ़ने नहीं गया, और एक पैसा ना होने के कारण पढ़ने नहीं गया। इस तरह से 27% आरक्षण क्रिमिलेयर लगा करके समाप्त किया। उसके बाद एजुकेशन में लाए, एजुकेशन में भी तमाम तरह के इसी तरह के हथकंडे लगाए गए, क्योंकि समय की भी एक सीमा है, क्योंकि ये अधिवेशन 4:30 बजे आज समाप्त होगा। आज का पहला सत्र जो है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर ओबीसी के लोग हैं, अपने हक अधिकार को जाने, समझे और चले, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चले। और जितने भी भाषण से, जो 25 नवंबर 1949 का जो भाषण है खासकर, जिसमें बाबा साहब चेतावनी देते हैं, यानी जो संविधान निर्माता जो चेतावनी देते हैं कि जो है स्वतंत्रता, उसके संबंध में उन्होंने कहा, अभी चर्चा किया बोरकर साहब ने भी उस बात का, कि जो हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता का व्यवहार करेंगे और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में असमानता का व्यवहार करेंगे 26 जनवरी 1950 को, और उस असमानता से पीड़ित व्यक्ति इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का भी काम करेंगे। तो जो आज दिखाई दे रहा है, यदि हम सावधान नहीं हुए, ये चेतावनी बाबा साहब ने दिया था,
और इसके पीछे आजाद भारत के शासकों की वो मानसिकता और पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति जो ईर्ष्या का भाव और भाव जो जागृत हुआ मंडल कमीशन लागू होने के बाद, वो बहुत ही खतरनाक था। इसलिए खतरनाक था क्योंकि मंडल कमीशन को रुकवाने के लिए वही लोग आत्मदाह कर रहे थे। यानी पहले तो उनके मन में कुछ था ही, लेकिन उसके बाद लगते ही सार वो भाव इतना घृणा में बदल गया कि किसी भी तरह इनको हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है, चूंकि सत्र लंबा है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। डॉक्टर GS कच्छप साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन, आपका धन्यवाद सर। आपने बहुत बखूबी से यहाँ हमारे सभी साथियों को आपने प्रबोधित किया, इसलिए आपका धन्यवाद। और इनके बाद मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारे मूल निवास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर डॉक्टर इंजीनियर उमेश चंद्र गोंड सर से मैं निवेदन करता हूं, वे आए और अध्यक्ष अपना अध्यक्ष मनोगत व्यक्त करे। डॉक्टर इंजीनियर उमेश चंद्र गोंड सर। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आप सभी को, हमारे सभी साथियों को बड़ा इंटरेस्ट है, होना भी चाहिए और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, परंतु उसके साथ साथ आप सभी को विदित है कि मूल MNT न्यूज नेटवर्क ये ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर चालू है, आज लाइव है। ये सभी कार्यक्रम पूरे के पूरे जब की रैली से लेकर सभी लाइव कार्यक्रम है। इतना होने के बावजूद भी हमारे जो साथी है, कार्यकर्ता है, ये सभी अपने अपने फोटो वीडियो निकाल के वो लाइव करने जा रहे हैं अपने माध्यम से। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये MNT न्यूज नेटवर्क आपके लिए है, आपने बढ़ाना है, आपके माध्यम से ये मीडिया बढ़ेगा। और इसलिए आप YouTube से कम इसको अपने सारे के सारे साथियों को, मित्रों को, दोस्तों को, और जहां भी है जिस तरह से भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करें, जिससे भी हमारी भलाई है, ना ही कि आप इंडिविजुअल चलाते हुए उसको लाइव करें। धन्यवाद। डॉक्टर इंजीनियर उमेश चंद्र गोंड सर। धन्यवाद साव सर। आज के सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं अपने उद्घाटक इस सत्र का, इस अधिवेशन का उद्घाटन करने आए माननीय बीडी बोरकर सर, हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर GS कश्यप सर, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपने जो मार्गदर्शन किया, ये समय की आवश्यकता है, उसमें मुझे क्या जोड़ना चाहिए इसकी आवश्यकता नहीं महसूस होती। आपने अपने मार्गदर्शन में उन सभी बिंदुओं को टच किया है जो वर्तमान की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सक्षम है। निश्चित रूप से पॉलिटिकल पावर है, जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में पॉलिटिकल पावर का महत्व है, लेकिन साथियों इससे सामाजिक शक्ति का, दूसरे शब्दों में कहें गैर राजनीतिक जड़ों की शक्ति का आकलन कम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हमने पॉलिटिकल पावर कैप्चर करनी चाहिए, मगर करोगे कैसे? जहां बाबा साहब ने संविधान बनाते समय
6000 से ज्यादा जातियों को 3 वर्गों में संगठित कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। क्या हम ये 3 वर्ग आपस में नहीं लड़ रहे हैं? आपस में सिर्फ फुटबॉल नहीं हो रहा है? सर, बाबा साहब को ये सब अच्छी तरह से मालूम था। इसलिए 25 नवंबर 1949 की भाषण में उन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर बहुत ही जोर दिया था। उनकी यह शंका थी कि कहीं यह देश पुनः अपनी आजादी को खो न दे,